नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, और इस सीरीज की आज हम 200वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं, इस सीरीज में आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट। हम इन सवालों को यहाँ पे कवर करते हैं, जिससे आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनका एक क्वेश्चन बैंक भी तैयार होता है और एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से उनका रिवीजन भी साथ साथ में होता है, जिससे आपको आइडिया लग सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में अब पूछे जाने लगे हैं। इस पूरी सीरीज में हम इन्हीं चीजों को कवर करते हुए आए हैं। आज हम इस सीरीज की 200वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। इस सीरीज के ऊपर 5 मास्टर वीडियो बने हुए हैं। अगर आपने उनको या इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं और अपने जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस जानवर की जानकारी नहीं थी, यह आपको पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आया है पेपर में। घोड़े की जानकारी इनको नहीं थी। हालांकि कई सारे जो सिंधु स्थल हैं वहां से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन कई सारे विद्वान उन्हें घोड़े जैसे अवशेष मानते हैं, घोड़े के अवशेष नहीं मानते। तो आमतौर पर जो इसका उत्तर माना जाता है कि किस जानवर की जानकारी सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे उनको नहीं थी, वो था घोड़ा। आपने इसी को टिक करना है, ये क्वेश्चन पेपर में आया है। नेक्स्ट है, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था। तो देखिए, नाथपंथियों, सिद्धों, योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे सवाल बन जाते हैं, जैसे एक प्रसिद्ध राजवंश है पाल राजवंश, जिसमें गोपाल, धर्मपाल ये सारे राजा हुए। उनको लेकर सवाल बनता है कि वे भारत के किस क्षेत्र में शासन करते थे। तो वो आपके बंगाल की साइड शासन करते थे। तो भारत का कौन सा क्षेत्र हो गया? पूर्वी क्षेत्र। इसी प्रकार जो नाथपंथी थे, सिद्ध थे, योगी थे, इन सभी ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तब आप कहेंगे उत्तर भारत के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है, बरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है। देखिए, बरहुत स्तूप की बात करते हैं। एक प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप है और यह आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। इसका निर्माण किस काल में हुआ, इसको लेकर के संशय बना रहता है। 2 बातें इसको लेकर मानी जाती हैं। कहा जाता है इसका निर्माण या तो मौर्य शासक अशोक ने करवाया, या फिर इसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था, उसके द्वारा यह करवाया गया। जो ज्यादा उचित माना जाता है, जो ज्यादा सही माना जाता है, बरहुत स्तूप को पुष्यमित्र शुंग के काल का माना गया है। तो आपने इसको याद करना है। पहला रेफरेंस आपने पुष्यमित्र शुंग को ही देना है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? शुंगकालीन स्थापत्य का यह उदाहरण है। ठीक है। तो बरहुत स्तूप आपके मध्य प्रदेश में है, इसे ध्यान रखना। बेसिकली जो आपके सांची स्तूप है, बरहुत स्तूप है, इनकी स्थापना किसने करवाई थी? अशोक ने ही करवाई थी। लेकिन इस बरहुत स्तूप का जो पूरा विकसित इसको किया गया वो शुंग काल में हुआ। तो आपने पहला रेफरेंस पुष्यमित्र शुंग को ही देना है। ठीक है। नेक्स्ट है, शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या होता था। यह क्वेश्चन उत्तराखंड में ही आपसे पूछा गया था। उत्तराखंड पीसीएस प्री के एग्जाम में 2021 में यह सवाल आया था। शक क्षत्रप काल के अंदर, यानी शकों के काल में, और जब उनके क्षत्रप यहां पे शासन कर रहे थे, उनके काल में सोने चांदी के सिक्कों का जो अनुपात होता था वो 1:35 होता था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। 3 वंश यहां पर दिए गए हैं, सातवाहन वंश, वाकटक वंश और चालुक्य वंश। इनको आपने इनके शासन काल के अनुसार यहां पर क्रम में लगाना है। देखिए, सातवाहन वंश की बात करें, पहले तीनों वंशों के बारे में बेसिक जानकारी को जान लेते हैं, फिर इनके क्रम को यहां पर जानेंगे। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुक था। ठीक है। सवाल आता है, सबसे प्रसिद्ध सातवाहन शासक कौन था? तो उसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। और गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो शासन काल होता है वो 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी के मध्य का माना जाता है। यानी इस वंश की स्थापना इससे पहले की यहां पर हुई है। ठीक है।
वाकटक वंश की बात करते हैं। वाकटक वंश आपके गुप्त वंश के समकालीन था। जो आपका वाकटक वंश है ये लगभग 255 ईसा पूर्व के करीब में अस्तित्व में आया। इस वंश का जो संस्थापक था वो विंध्या शक्ति था। इसी वंश के साथ मिलकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था। ठीक है, इस वंश की स्थापना कब हुई है? 255 ईस्वी के अंदर। चालुक्य वंश की बात करें, चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम करता है और इस वंश की स्थापना 543 ईस्वी में होती है। यानी पहला वंश सातवाहन वंश पहली सदी में आया, वाकटक वंश आपकी तीसरी सदी में आया और चालुक्य वंश आपकी छठी शताब्दी में आया। तो 1, 2, 3 इनका सही क्रम है और यही इसी क्रम में यहां पर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे वंश जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है उनका क्रम पूछ लेता है। जैसे मौर्य वंश के आगे और मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया, ज्यादातर वो आपसे पहले पूछे जाते थे, लेकिन अब ऐसे जो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है अपनी स्थापना वर्ष को लेकर के उनका क्रम पूछा जाने लगा है। नेक्स्ट है, शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे? देखिए, शकों को पराजित करने वाला गुप्त शासक कौन था? वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है शक विजेता या शकारी किसे कहा जाता है? वो इसी चंद्रगुप्त द्वितीय को कहते हैं। इन्होंने शकों को पराजित किया और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के इन्होंने जारी किए थे। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। सवाल यह भी पूछा गया है, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? इन्हें रुपयक कहते थे। गुप्त काल में चांदी के सिक्के यानी रजत के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए? वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किए। क्यों किए? कारण था शकों पर इनकी विजय। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रभावती गुप्त शासिका थी। देखिए, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? यह सवाल नहीं है। प्रभावती गुप्त किस वंश की पुत्री थी? वो भी सवाल नहीं है। किस वंश की शासिका थी? वो सवाल है। जो प्रभावती गुप्त हैं बेसिकली ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की इस पुत्री का विवाह वाकटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु जल्द ही हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद वाकटक वंश में यही राजा यहां पर बनती है यानी रानी यहां पर बनती है। तो प्रभावती गुप्त जो थी वो वाकटक वंश की शासिका थी। पुत्री किसकी थी? तो वह गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी। ठीक है, उसका विवाह किसके साथ हुआ था? रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था जो कि एक वाकटक राजा था। ठीक है, वाकटक वंश के बारे में अभी हमने ऊपर जाना कि इस वंश का संस्थापक विंध्या शक्ति था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चरवाक दार्शनिक प्रणाली क्या कहलाती है? देखिए, चरवाक दार्शनिक प्रणाली जिसके प्रवर्तक कौन थे? चरवाक थे। इनकी दार्शनिक प्रणाली को लोकायत प्रणाली भी कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लोकायत प्रणाली के प्रवर्तक कौन है? तो आप कहेंगे चरवाक। ठीक है, उन्हीं के नाम से उसे चरवाक दार्शनिक प्रणाली भी कहते हैं। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, वास्को डी गामा को लेकर के यहां पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं। कौन सा वाला सही है चलिए देखते हैं। पहला, वास्को डी गामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोरिन था। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। वास्को डी गामा पहला यूरोपियन था जो समुद्र मार्ग से भारत में आया था। यानी भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज किसने करी थी? वो वास्को डी गामा ने करी थी। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। क्वेश्चन बनता है किस देश का यात्री था? ये पुर्तगाल का था। भारत आया था ये 17 मई 1498 को। ठीक है, किस रास्ते भारत आया? तो केप ऑफ गुड होप के माध्यम से या उस रास्ते से गुजरते हुए ये भारत आया था। केप ऑफ गुड होप जो है आपका उसे बार्थोलोम्यू डियास के द्वारा खोजा गया था। जो वास्को डी गामा है ये केरल के कालीकट के तट पर उतरा था। कालीकट बंदरगाह पर उतरा। इस यात्रा में इसका सहयोग किसने किया था? वास्को डी गामा का। किस भारतीय ने इसकी मदद करी थी? एक गुजराती व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मनीद या जिसे अब्दुल मजीद भी कहा गया है। उसके माध्यम से या उसकी सहायता से यह केरल में उतरा था या भारत पहुंचा था। ठीक है, इसका शासक वहां के एक लोकल राजा ने किया जिसका नाम था जमोरिन। तो इसको ध्यान रखेंगे, पहला आपका सही है। दूसरा, प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा। दूसरा वाला कथन आपका गलत हो जाएगा।
थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, लेकिन छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वर्ष 2023 में। देखिए, वास्को डी गामा ने भारत की कुल 3 यात्राएं करी थी। पहली यात्रा यह 1498 में आया, दूसरी बार ये भारत में 1502 में आया और तीसरी बार 1524 में पुर्तगाली वॉइसरॉय बनकर ये आया था। पहली यात्रा के दौरान ये भारत में 1 साल नहीं मात्र 3 महीने के लिए रुका था। 3 महीने रुकने के बाद ये वापस चला गया था। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत है। वास्को डी गामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा करी, तो इसने कुल 3 बार भारत की यात्रा करी। किस किस वर्ष में करी वो मैंने आपको बताया, उस आधार पर तीसरा कथन भी आपका गलत है। आपको सही वाला बताना है, केवल पहला कथन आपका सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में बने हैं। अगला, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध था, पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 के मध्य में होता है। 3 आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं। पहला 1775 से 1782, दूसरा 1803 से लेकर 1805 के बीच में होता है और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1819 के बीच में होता है। जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध था यह सालबाई की संधि से समाप्त हुआ। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध था वो आपके देवगांव की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ठीक है, और जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है इसके तहत जो पेशवा का पद था उसे ही खत्म कर दिया गया। पेशवा को अंग्रेजों का पेंशनर बना दिया गया और उसे कानपुर के नजदीक एक जगह पड़ती थी बिठूर, वहां पर भेज दिया गया। ठीक है, जो आखिरी पेशवा थे वो बाजीराव द्वितीय थे। सवाल आता है किस युद्ध के बाद पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया था? वो था तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। तो पहले 2 की संधि और तीसरे का परिणाम आपको पता होना चाहिए। किसने सिंध को विजित कर उसका अधिग्रहण किया था? देखिए, सिंध का विजय जो हुआ वो 1843 में हुआ। ठीक है, सवाल आता है सिंध विजय के समय में भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था? जो उस समय गवर्नर जनरल था उसका नाम था एलन ब्रो। इसका नाम पेपर में आता है। एलन ब्रो जो था वो 1842 से लेकर 1844 तक भारत का गवर्नर जनरल था। इसी के काल में दास प्रथा का अंत किया गया भारत में और रविवार की छुट्टी 1843 से प्रारंभ हुई। ये इसके काल की पहली इंपॉर्टेंट घटना थी। इसके काल की, एलन ब्रो के काल की दूसरी इंपॉर्टेंट घटना थी जो पहला आंग्ल अफगान युद्ध था वो समाप्त हुआ और सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। 1843 में हुआ। सवाल यह है यहां पर कि इस युद्ध में या सिंध को जीतने के लिए एलन ब्रो ने किसको भेजा था? एलन ब्रो ने नेपियर को भेजा था। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का श्रेय जो जाता है वो चार्ल्स नेपियर को जाता है। चार्ल्स नेपियर ने इस सिंध विजय के बारे में एक कथन भी कहा है जो काफी फेमस है, पेपर में आता है कि यह जो विजय इसकी हुई इस घटना के बारे में ये कहता है कि यह अफगानी तूफान की पूंछ थी। ये किसका कथन है? ये चार्ल्स नेपियर का है। किस बारे में है? तो सिंध विजय के बारे में है। ठीक है, तो काल में हुई एलन ब्रो के और विजय प्राप्त करी नेपियर ने। ठीक है, नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां पर लागू करी गई थी? देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें, इसका जो जन्मदाता माना जाता है वो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। ठीक है, ज्यादातर नाम मुनरो का आप ध्यान रखेंगे। भारत के अंदर अंग्रेजों ने जो भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया था 3 प्रमुख थी। एक थी महलवाड़ी, एक थी रैयतवाड़ी और एक था स्थायी बंदोबस्त जिसे जमींदार व्यवस्था कहते हैं। सबसे ज्यादा भाग में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था इन तीनों व्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा अच्छी मानी गई किसानों के लिए। जो रैयत का मतलब होता है वो किसान ही होता है। ठीक है, यह व्यवस्था सबसे पहले मद्रास के अंदर लागू करी गई थी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। इन 3 व्यवस्थाओं में 19% क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, 51% क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था को और लगभग 30% में महलवाड़ी। जो रैयतवाड़ी थी वो आपके मद्रास और मद्रास के बाद बंबई में भी उसे लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है संताल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे?
देखिए, संताल विद्रोह के बारे में भी हमने कई बार बात करी है। संताल विद्रोह 1857 की क्रांति से पहले घटित हुआ एक प्रमुख विद्रोह था। संताल विद्रोह आपके 1855-56 में हुआ था। ठीक है, 1857 की क्रांति से जस्ट पहले कौन सी क्रांति हुई, कौन सा विद्रोह हुआ? तो संताल विद्रोह। ठीक है, इस विद्रोह का जो नेता थे, 4 भाई थे जिनके नाम थे सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। तो यहां पर नाम आपको मिला हुआ है सिद्धू। सिद्धू इस क्रांति के, इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनके अलावा कान्हू, चांद और भैरव थे। ठीक है, बिहार के भागलपुर के आसपास यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने, जो जर्मनी का एक प्रसिद्ध समाजवादी था, कार्ल मार्क्स ने इस विद्रोह को भारत की पहली जन क्रांति भी कहा है। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, इस विद्रोह का दमन किसने किया था? तो उसका नाम भी आप याद कर लेंगे, कैप्टन अलेक्जेंडर ने इसका दमन किया था। ठीक है, 1855 में इस विद्रोह के दौरान संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हरा दिया था? तो हराया था इन्होंने बरो को, मेजर बरो उसका नाम था, लेकिन कैप्टन जो अलेक्जेंडर था उससे ये हार गए थे और उसने, अलेक्जेंडर ने इस विद्रोह का दमन कर दिया था। नेक्स्ट है, 1857 की विफलता के प्रमुख कारण कौन से थे? कई बार हमने इसके बारे में बात करी है कि जो 1857 की क्रांति थी जो असफल रही, इसके प्रमुख कारण क्या थे? इसका पहला प्रमुख कारण था अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता। अंग्रेजों की जो उस समय मिलिट्री पावर थी वो काफी ज्यादा मजबूत थी भारतीयों की तुलना में। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट कारण था कि विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं थी। कई सारे लोग जरूर लड़ रहे थे लेकिन हर कोई अलग अलग उद्देश्य के साथ यहां पर लड़ रहा था। तीसरा, समाज के सभी वर्गों का समर्थन का अभाव था। केवल जो शोषित लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो आम किसान थे, वो इसमें भाग ले रहे थे। जो कुलीन वर्ग था वो इससे दूर था, जो पढ़े लिखे लोग थे वो इससे दूर थे। तो तीनों कथन आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। इसके अलावा और भी कारण यहां पर माने जाते हैं कि साधनों का अभाव था। दूसरा कारण कि क्रांति पूरे देश में इसका जो विस्तार होना था, जिस तरीके से इसका प्रसार होना था वो हो नहीं पाया। और तीसरा, आपसी फूट। कई सारे लोग, क्योंकि जो क्रांतिकारी थे उन्होंने तो बहादुर शाह को भारत का शासक घोषित कर दिया था, लेकिन उस समय जो कई सारे राजा महाराजा थे वो बहादुर शाह से जलते थे, जिस वजह से उन्होंने भी भाग नहीं लिया। तो आपसी फूट, साधनों की कमी, न प्रसार हो पाना पूरे देश में, अंग्रेजों की श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं और समाज के सभी वर्गों का समर्थन नहीं, ये सभी इस विद्रोह के असफल होने के प्रमुख कारण थे। नेक्स्ट है हमारा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है 1857 का विद्रोह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह युद्ध था। सर जेम्स आउट्रम का यह कथन है, इसे आउट्रम करना। ठीक है, कथन 2 यहां पर दिया है कि यह तथाकथित 1857 का पहला राष्ट्रीय संग्राम न तो यह प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। हिमाचल पीसीएस प्री 2023 में यह सवाल पूछा गया। देखिए, दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं। 1857 की क्रांति के दौरान ये बातें कही गई थी। जो पहली वाली बात है कि 1857 का विद्रोह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक युद्ध था, यह कथन सर जेम्स आउट्रम ने नहीं कहा था, यह कथन LER रीज ने कहा था। ठीक है, तो कथन सही है लेकिन व्यक्ति गलत दिया है। दूसरा, यह तथाकथित 1857 का पहला राष्ट्रीय संग्राम न तो पहला, न ही स्वतंत्रता और न ही राष्ट्रीय संग्राम था, यह मजूमदार ने कहा। यह बात आपकी बिल्कुल सही है। तो कथन 1 गलत है, कथन 2 आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, प्रारंभिक वैदिक काल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर 10 राजन युद्ध हुआ था? तो प्रारंभिक वैदिक काल में जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था राजा सुदास के साथ, वो किस नदी के तट पर हुआ, वो आपसे पूछा गया है। सवाल बनता भी है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? यह युद्ध लड़ा गया था रावी नदी के तट पर। अब रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। जो रावी नदी का प्राचीन नाम है वो परुष्णी है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो प्रसिद्ध 10 राज युद्ध लड़ा गया था, 10 राजाओं का युद्ध, जिसमें 10 राजाओं का एक संघ था, दूसरी तरफ सुदास थे, सुदास इस युद्ध में जीत गए थे। ठीक है, तो यह युद्ध इसी परुष्णी यानी आज की रावी के तट पर लड़ा गया था। कुछ हमारी वैदिक कालीन नदियां, उनके नाम हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे सवाल आता है कुंभा नदी किस नदी का नाम था? तो कुंभा नदी को हम आज काबुल नदी के नाम से जानते हैं।
इसी प्रकार वितस्ता नदी, वितस्ता का क्या नाम है आज की डेट में? पहले यह वितस्ता के नाम से जानी जाती थी, आज इसे झेलम नदी के नाम से जानते हैं। अस्कनी नदी का नाम क्या था पहले? अस्कनी नदी का नाम आज की डेट में चिनाब है। पहले अस्कनी था, आज उसका नाम चिनाब नदी है। सतलज नदी का नाम पहले शतुद्री नदी था और ब्यास नदी को पहले विपाशा के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। कई बार हमने इस सवाल को देखा है, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कवर किया है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने पहले इनके वर्षों को लिख लेते हैं, फिर आपको याद आ जाएगा लगाना, फिर आप इनको आसानी से लगा लेंगे। अलाउद्दीन ने रणथंबोर को कब जीता था? अलाउद्दीन ने रणथंबोर 1301 में जीता था। उस समय यहां के राजा राणा हमीर देव थे। ठीक है। अलाउद्दीन ने गुजरात को कब जीता? गुजरात को उसने 1298-99 में जीता था। सबसे पहले उसने राजा बनने के बाद गुजरात को ही जीता था। यहाँ के राजा रायकड़ थे। ठीक है। यहीं से इसी गुजरात विजय के दौरान मलिक कफूर को खरीदा गया था। अलाउद्दीन ने वारंगल को कब जीता? अलाउद्दीन ने वारंगल को 1309-10 में जीता था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। 1303 में भी प्रयास किया लेकिन असफल रहा। 1310 में मलिक कफूर की मदद से वो यहां को जीत गया और इसी वारंगल विजय के दौरान अलाउद्दीन को कोहिनूर हीरा भी मिला था। ठीक है। चित्तौड़ की बात करें, चित्तौड़ को उसने कब जीता था? चित्तौड़ को उसने 1303 में जीता था। ठीक है। यहां पे राजा जो थे वो राणा रतन सिंह थे, उन्हीं की पत्नी थी रानी पद्मावती। तो चारों वर्ष हमने लिख लिए हैं। सबसे पहले उसने गुजरात जीता यानी कि 2, गुजरात के बाद उसने रणथंबोर जीता यानी कि 1, उसके बाद उसने चित्तौड़ जीता यानी कि 4 और फिर 3। 2 1 4 3 हमारा सही उत्तर होगा। 2 1 4 3। नेक्स्ट है, मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया था? देखिए, ये वाला जो सवाल है आपका एक पेपर में आया था कि गुजरात का शासक बहादुर शाह जो था ये किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था और किसकी मृत्यु के बाद फिर गुजरात में विद्रोह भी हुआ था। तो गुजरात का ही एक शासक था बहादुर शाह, यह पुर्तगालियों के साथ संघर्ष में मारा गया था। इसी बहादुर शाह को पुर्तगालियों ने मजबूर किया था कि उनको दीव जो उस समय द्वीप था वो यह राजा दे दे। तो दीव जो था ये किसने दिया पुर्तगालियों को? इसी बहादुर शाह ने दिया था। ये गुजरात के शासक थे। ठीक है। किस वर्ष की ये घटना है? तो लगभग 1535 की है। उस समय जो पुर्तगाली गवर्नर था उसका नाम था नूनो डी कुन्हा। उसी के नेतृत्व में ये जो दीव था वो पुर्तगालियों के कंट्रोल में गया और किसके द्वारा ये दिया गया? बहादुर शाह को। संधि इसको करनी पड़ी पुर्तगालियों के साथ और इसी संधि के तहत इसे मजबूर होना पड़ा यह द्वीप पुर्तगालियों को देने के लिए। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसी घटना के बाद जैसे ही इनको यह द्वीप मिला, इसी के बाद पुर्तगाली जो थे वो भारत के आसपास के जो समुद्र था, हिंद महासागर जो था, वहां पर एक शक्तिशाली सेना के रूप में स्थापित हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्यकाल में मुंजानिक क्या होता था? देखिए, मध्यकाल में मुंजानिक जो होता था यह गुलेल को कहा जाता था। गुलेल जिसे इंग्लिश में कैटपल्ट भी कहा गया है। यह क्वेश्चन सीडीएस 2022 में पूछा गया था। ऐसे शब्दावली पूछ ली जाती है कि यह शब्द किस प्रकार इस्तेमाल होते थे। ठीक है। जैसे एक सवाल हमने कुछ दिन पहले देखा था कि मध्यकाल में खरीदादार कौन होता था? तो मध्यकाल में खरीदादार शाही फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था। उसी प्रकार मुंजानिक क्या होता था? मुंजानिक गुलेल के लिए कहते थे। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर यहां पे होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी के भारत के संदर्भ में दस्तक क्या था? तो आपने बताना है कि दस्तक क्या होता था। यह क्वेश्चन भी सीडीएस 2023 में पूछा गया था। देखिए, दस्तक जो शब्द था या दस्तक जो इस्तेमाल होता था यह आपके व्यवसाय परमिट के लिए होता था। आपने हस्ताक्षर पर टिक नहीं करना है। बेसिकली जो आप जानते हैं, फर्रुखसियार जो कि मुगल शासक था, उसने 1717 में अंग्रेजों को एक शाही फरमान दिया था जिसके माध्यम से अंग्रेजों को व्यापार की छूट मिली थी। बंगाल के अंदर बिना टैक्स के वो व्यापार कर सकते थे, बस उन्हें सालाना 3000 रुपए वार्षिक देना होता था। इसे शाही फरमान के नाम से भी जानते हैं और इसे जो मूल नाम से जाना गया उसे ही दस्तक कहते थे, जो आपका बेसिकली क्या था? आपका एक व्यापार या व्यवसाय परमिट था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर यहां पे होगा। इस प्रकार की शब्दावलियां महत्वपूर्ण होती हैं।
तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 और सवालों को यहाँ पर कवर किया, अतिरिक्त तथ्यों के साथ इनको देखा, जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को कवर किया, कोशिश करी लिंक के जरिए चीजों को कहानी की तरह समझकर याद करने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।